बौद्धिक रूप से ये स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। सिर्फ जो इनकी डिसेबिलिटी है वो कम्युनिकेशन से संबंधित है। कोई दुर्घटना या कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हमको भी सुनाई देना बंद कर जाए तो क्या हम स्कूल से नाम कटा देंगे या हमारे को स्कूल नहीं आना दिया जाएगा? मेरे बड़े भाई मूक बधिर थे, तो वैसे तो 12 बच्चे सामान्य बच्चों के साथ एडमिशन पाए थे, तो सचिन रघुवंशी ने सामान्य बच्चों की कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छा, क्या बात। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण बना। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जब समाज में मूक बधिर बच्चों को एक अलग नज़र से देखा जाता है और हमेशा ये माना जाता है कि सामान्य बच्चों की तरह ना ये बिहेव कर सकते हैं और ना इनकी परफॉर्मेंस, यानी कि जो इनकी योग्यता और परफॉर्मेंस दोनों सामान्य बच्चों के बराबर नहीं रहती है। और इसीलिए ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये बच्चे अलग से ही पढ़ाई करेंगे और इनका जीवन पूरा एक अलग समाज में बीतेगा और सामान्य बच्चों का जो समाज होगा वो अलग होगा। लेकिन इस बात को नकार रही एक संस्था, और उस संस्था ने इस देश में प्रयास किया कि वो बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ पाएँ और इसी सामान्य जीवन शैली में वो भी एक हिस्सा बने और उतने ही जिम्मेदार नागरिक बने जितने सामान्य बच्चे बनने की कोशिश करते हैं। तो सीधा सवाल में आज हम बात करेंगे कि क्या ये सामान्य बच्चे, क्या ये दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं और क्या ये समाज में उसी तरह से घुल मिल सकते हैं जैसा सामान्य बच्चे रहते हैं। सीधा सवाल में इस बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं आनंद सर्विस सोसाइटी की संचालक मोनिका पुरोहित जी और उसके सचिव ज्ञानेंद्र पुरोहित जी। तो सर, मैडम, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के इस एपिसोड में। थैंक यू। और चूँकि सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या जो ये बच्चे हैं जिनको हम दिव्यांग बच्चों का नाम देते हैं, दिव्यांग में अगर मैं बोलूँ तो इसको ऐसा है कि इनमें स्पेशल एबिलिटी बोलूँ तो स्पेशल एबिलिटी चाइल्ड हैं, तो क्या ये स्पेशल एबिलिटी चाइल्ड सामान्य बच्चों की तरह रह पा रहे हैं? क्योंकि आप इस तरह प्रयास कर रहे हैं और वो बच्चे अब सामान्य बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल है। तो ये संभव कैसे हुआ? देखिए, मूक बधिर बच्चे बोल और सुन नहीं सकते जी। इसीलिए इनको स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे कहा जाता है और दिव्यांग शब्द का यूज़ किया जाता है। जी। ये बच्चों में स्टेमिना की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। बौद्धिक रूप से ये स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। सिर्फ जो इनकी डिसेबिलिटी है वो कम्युनिकेशन से संबंधित है। जी। और ये कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी के कारण कहीं छूट जाते हैं एजुकेशन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कैसे शुरुआत की। मेरे बड़े भाई मूक बधिर थे, उनकी ट्रेन हादसे में मौत हुई। उनका नाम आनंद था और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही आनंद नाम की संस्था, आनंद सर्विस सोसाइटी हमने स्टार्ट की। उद्देश्य था समाज की मुख्य धारा में इन बच्चों को जोड़ना। जी। अक्सर जब मैं बहुत छोटा था तब मेरा भाई मुझे बार बार बोलता कि तुम सामान्य बच्चों के स्कूल में जाते हो, क्या मैं जा सकता हूँ? क्योंकि हम लोगों के लिए तो अलग स्कूल है। तो वो विचार उनकी डेथ होने के बाद बार बार कौंध रहा था और जब भी वो बात करते तो ऐसा करते कि इशारों से मुझे कंधा छूते और मेरे से इशारों में बात करते थे। और वो बात ऐसे ही मुझे फील होती कि वो मुझे छू रहे हैं। जी। जब भी मैं सामान्य बच्चों को स्कूल में जाते देखता तो मुझे लगता मूक बधिर बच्चे भी जा सकते हैं। जी। इसके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, मैंने पूरे ऑल इंडिया लेवल पर रिसर्च किया और 99 में मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलिया जाने का, जहाँ पे मूक बधिरों का सम्मेलन था। वहाँ एक कैड्रॉन स्कूल है क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ देखा कि मूक बधिर बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं और वो विचार जो मेरे अंदर था, मेरे भाई की जो इच्छा थी, हिंदुस्तान में इतने कितने सारे बच्चे हैं वो भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं जी। वो देखने के बाद मुझे लगा कि अब जो सपना देखा है वो दूर नहीं है, वह सपना पूरा होगा। वहाँ से मैं इंडिया आया वापस। इंदौर, जी हाँ, इंदौर हमेशा नंबर 1 रहता हर चीज़ में, तो मूक बधिर बच्चों की शिक्षा में भी एक उत्तम उदाहरण बना।
मैंने यहाँ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य से संपर्क किया। हमने निवेदन किया कि साहब मूक बधिर बच्चों को एडमिशन दीजिए। कुछ गवर्नमेंट के पत्र थे, सर्कुलर थे, ऑस्ट्रेलिया का वो ब्रोशर लेकर आया, वो दिखाया अमेरिका में ये होता वो होता है। तो उन्होंने इनिशियली मना कर दिया कि साहब ये बच्चे सामान्य बच्चों मतलब के सामान्य उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि नहीं ये बच्चे तो जो है जी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते हैं, ये कैसे एडजस्ट करेंगे। जी जी जी, और इनकी लैंग्वेज कैसे समझेंगे हम, हमारा टीचर तो बोलकर पढ़ाता है, आप कैसे मतलब सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि साहब हम खुद, मैं और मेरी धर्मपत्नी मोनिका जी, हम दोनों हैं और हमारे टीचर्स हैं, हम यहाँ पर आएंगे, उनकी साइन लैंग्वेज अनुवाद करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इससे एक दिक्कत हो जाएगी। जो उनके साथ बैठ के सामान्य बच्चे आपके इशारे देखते रहेंगे, हाँ, तो उनकी मतलब पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, फोकस पढ़ाई नहीं कर फोकस नहीं हो पाएगा। हाँ। तो मैंने कहा साहब फॉरेन कंट्रीज़ में तो हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा साहब ये चीज़ फॉरेन में हो सकती है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में, वो इंडिया में संभव नहीं है जी। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था साहब। फिर हम लोग गए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास, कलेक्टर साहब के पास, और फिर जो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी मिनिस्टर थे उस समय, उनसे कहा कि साहब आपने जन भागीदारी से सड़कें बनाई हैं, इन बच्चों के लिए कुछ करिए। तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने डायरेक्ट राजेश राजौरा साहब से बात की, फिर BK शर्मा जो जिला शिक्षा अधिकारी, उनको कन्विंस किया। काफ़ी रेजिस्टेंस था इनिशियली। उन्होंने हमसे शपथ पत्र लिखवाया प्रिंसिपल साहब ने, क्योंकि एक भय था कि इन बच्चों को क्या मालूम क्या घटना दुर्घटना हो जाए, कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा स्कूल के प्रबंधन के ऊपर, क्योंकि इंडिया में तो पहली बार होने जा रहा है। और जब एडमिशन के लिए हमने उनको कन्विंस किया, हमने रिसोर्स रूम तैयार करवाया उसी स्कूल में। मैं और मोनिका जी, हमारी टीचर्स गए, हम लोग अल्टरनेटिवली जाने लगे। कुछ दिनों के बाद देखा कि सामान्य बच्चों ने उनको एडजस्ट कर लिया, टीचर भी खुश होने लगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे 2 स्टूडेंट थे, एक सचिंद्र रघुवंशी और एक सनी कचेर। मतलब वैसे तो 12 बच्चे सामान्य बच्चों के साथ एडमिशन पाए थे, तो सचिंद्र रघुवंशी ने सामान्य बच्चों की कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छा, क्या बात। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण बना, जिसको कमिश्नर जो सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने सारे कलेक्टर्स को पत्र लिखा, और इंदौर कलेक्टर थे राजेश राजौरा साहब, उनको कहा कि आपका ये नवाचार तो ज़बरदस्त है। और फिर उसके बाद कारवां यहाँ नहीं रुका, फिर आगे बढ़ता गया। इंदौर में एक नहीं 3-4 स्कूलों में प्रयास हुआ, और अब तो पूरे मध्य प्रदेश और अब तो पूरे इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान में मूक बधिर बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शामिल कर लिया गया है, और ये सारे बच्चे सामान्य बच्चों के साथ जाकर पढ़ रहे हैं। क्या बात है। तो मैडम, ये जो कि अब सर ने बोला कि वहाँ बच्चे साथ में पढ़ रहे थे, तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा ये सामान्य बच्चों के साथ बैठना। वो बच्चों को हुटिंग करते होंगे कि अलग तरीके से वो उनकी रिएक्शन होता होगा, तो वो ऐसे फिट कैसे बैठे? वो शुरू में थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर हमने उन बच्चों को भी अवेयर करा। उन बच्चों के लिए भी कुछ सेशंस लिए साथ में, कि देखिए बोलना और सुनना एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को हो सकती है। मतलब कोई दुर्घटना या कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हमको भी सुनाई देना बंद कर जाए, तो क्या हम स्कूल से नाम कटा देंगे या हमारे को स्कूल नहीं आना दिया जाएगा। तो उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं, ऐसे तो नहीं है, हम लोग गलत सोचते थे। और फिर धीरे धीरे मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए कि सामान्य बच्चों ने संकेत की भाषा सीखी, और इनिशियली उन्होंने ना लिख लिख के कम्युनिकेशन चालू करा मूक बधिर बच्चों के साथ में। अच्छा। नाम क्या है, तो हमारे बच्चे नाम लिख देते पूरे तुम्हारा। लेकिन फिर धीरे धीरे हमको लगा कि लिखेंगे कब तक, ये तो क्लासरूम में संभव है, अभी प्ले ग्राउंड में है तो वहाँ क्या कॉपी लेके जाएंगे हम। तो वहाँ पर उन्होंने संकेत सीखा। अभी जब सामान्य स्कूल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मल बच्चे साइन लैंग्वेज करते हैं, और डेफ बच्चे चूँकि बोल नहीं पा रहे हैं तो वो उनसे लिख भी लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको समझाने के लिए किसी भी तरीके से मेहनत कर लें। तो हम यही हमारा ड्रीम था, और हम लोग वहाँ तक पहुँचे, हमको ये अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन अब जैसे आपने बोला और सर ने बताया कि एक बच्चे ने टॉप किया वहाँ, जैसे वो बच्चा गया हाँ। और उस बच्चे ने टॉप किया वहाँ स्कूल में। जी। तो क्या एक अलग, आप इतने सालों से दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जब पढ़ाई की बात करें, उनकी एक्टिविटीज़ की बात करें, तो क्या ये ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे निकल के आते हैं, ऐसा निकल के आया है? हाँ, हम मूक बधिर बच्चे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन उनको एक बार दिया, और अगर संकेत में और बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से अगर वो लिखकर बताया जाए,
तो ये निश्चित है कि वो इसको लॉन्ग लास्टिंग अपने दिमाग में रखते हैं और भूलते नहीं है कभी। जैसे आपको बताऊं, कोई घटना होती है या कोई चीज़ होती है तो ये इनके दिमाग में, इनकी आंखों में जैसे कैमरा होता है, ये बिल्कुल सचित्र उसको दिमाग में जमा लेते हैं, सालों साल तक उसको ध्यान रखते हैं और उसको वैसे ही करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर ईश्वर एक चीज़ कम देता है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा देता है, और ये बच्चे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने काम में और अपने हर एक्टिविटी में। मैं आपको बताऊं दर्शकों कि यदि आपकी जो संस्था है वो KBC में गई, वहाँ उन्होंने प्राइज़ जीता और अमिताभ बच्चन जी ने खुद भी एक अमाउंट उनको दिया कि ये उस संस्था के लिए। और ये संस्था आपको बताऊं कि आज देश में पहला अनाथालय इस संस्था का आज इंदौर में है, और इन्होंने इनके ही प्रयास से देश का पहला ऐसा थाना, मूक बधिर थाना भी इंदौर में आपके प्रयास से आया है। तो एक बहुत बड़े लेवल पर प्रयास कर रहे हैं आप लोग, ये मतलब मुझे लग रहा है कि एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई की जो यात्रा रही, ये थोड़ा अगर बताएं कि शुरुआत इतनी आसान तो नहीं रही होगी। हाँ, शुरुआत तो कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं और जो चीज़ नहीं है और आप उसको अगर शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत लगती है। चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो, चाहे मूक बधिर केंद्र की शुरुआत होने की बात हो, थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमको आया, लेकिन हमने जब चाहे वो पुलिस अधिकारी थे, चाहे शिक्षा विभाग के आला अफसर थे, जब उनको समझाया और जब इसके रिजल्ट उनको दिखे, पॉजिटिव रिजल्ट, जैसे कि मूक बधिर केंद्र पे किसी की शिकायत आई, वो मामला वहीं तक नहीं सीमित रहा, कोर्ट में जब उनको न्याय मिला तो अब उनको लगा कि हाँ, इसकी तो ज़रूरत थी और ये बहुत ज़रूरी था। तो जब किसी के सक्सेसफुल रिजल्ट मिलते हैं ना, तब उसका एक्सेप्टेंस होता है, उसके पहले तो तकलीफें होती है। जी जी। तो और आपको बताऊं, इस केंद्र के माध्यम से अभी तक 3000 से ज़्यादा शिकायतों को हम लोगों ने मतलब अटेंड करा है। कुछ शिकायतें FIR में तब्दील हुई, कुछ में सामान्य काउंसलिंग के बाद में, जैसे परिवार में झगड़े थे, पति पत्नी में झगड़े थे, कहीं पर जॉब में कोई जाता था तो डिससेटिस्फेक्शन था, तो कहीं तो काउंसलिंग से मामले निपट गए। लेकिन कहाँ, जहाँ जब क्राइम हुआ था वहाँ FIR हुई है और उसमें न्याय मिला है। जी। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसा ये रहा कि ये बच्चे, सामान्य बच्चे जो है, उनको एडजस्टमेंट करना, जो चैलेंजेस रहा आपने बताया, फिट बैठे। लेकिन एक बात ज्ञानंद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि ये एक रही कि हम आपने भूमिका निभाई, एक संघर्ष रहा कि कैसे उनको हम यहाँ फिट करें, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी जब हम समाज की बात करते हैं तो सरकार से उम्मीदें आती हैं। तो इसमें किस तरह से आप सरकार की तरफ बढ़े, और सरकार से, क्योंकि जब तक इन बच्चों को जॉब नहीं मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और वो क्रिएट करना तो कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम की बात होगी, तो उस तरफ आपने प्रयास किया कुछ? जी। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ आते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की वैकेंसीज़ बहुत आते हैं, और बेसिकली रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब में होता है वो 2% का रिजर्वेशन हमारे मध्य प्रदेश में दिया हुआ है मूक बधिर बच्चों को, और 6% का आरक्षण है टोटली दिव्यांगजनों को। बट होता ये था कि जो मूक बधिर हैं या दृष्टि दिव्यांग हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था क्योंकि पद चिन्हांकित नहीं था जी। और इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। 6% पद थे तो या तो वो ये करते थे कि दूसरी कैटेगरी जो अस्थिबाधित श्रेणी होती थी वहाँ पे मर्ज कर देते थे, जबकि जो आरक्षण है वो संवैधानिक है कि आपको तीनों कैटेगरी के लिए देना है। और हम लोग इस बात में सफल हुए हैं, माननीय जो न्यायपालिका है उसके माध्यम से इस बात को एड्रेस करने के लिए कि आपको जो रिजर्वेशन देना वो आइडेंटिफाइड ढंग से देना है। मान लीजिए 2% मूक बधिर का, तो आपको उसको देना ही है, आप दूसरी कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे। ब्लाइंड है तो ब्लाइंड को ही देना है, अस्थिबाधित है तो अस्थिबाधित है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ कि जब हम मूक बधिर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनको बहुत अच्छा पढ़ा दिया, जो गवर्नमेंट जॉब की दिक्कत आई, तो उनको ऐसा लगा कि हम वैकेंसी निकली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की, तो हम उनको तैयार करें, मूक बधिर ब्लाइंड बच्चों को। उनको तैयार करा, उन्होंने परीक्षा पास कर ली, संविदा शाला शिक्षक की परीक्षा थी, लेकिन जब अपॉइंटमेंट की बात आई तो शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग कैसे पढ़ाएंगे। हमारा तर्क ये था कि साहब ये इनके जैसे ही ब्लाइंड और मूक बधिर बच्चों को पढ़ाएंगे, इनसे अच्छा एक्सपर्टीज़ कौन हो सकता है उसमें जी। ऑलरेडी ये तो दिव्यांग हैं,
तो इस बात को सरकार ने नकार दिया। फिर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ गए, वहाँ पर ये लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हम लोग दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षक के रूप में काम करते रहे। एक वकील साहब के पास गए, उन्होंने फाइल वापस कर दी। 1-2 बार हमको एंटरटेन किया, बोले यार ये तो चैरिटी के केस हैं। उन्होंने फाइल वापस दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार इनकी कौन आवाज़ है, इनके लिए कौन लड़ेगा। जी। मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज गया, मेरा एडमिशन हो सकता है क्या? ये बात होगी वर्ष 2006-07 की। तो उस समय एडमिशन चालू था, मेरा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैंने एडमिशन लिया, मैंने लॉ किया 2010 में। लॉ की डिग्री लेके वही फाइल वापस उठाई और माननीय उच्च न्यायालय इंदौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा के वो केस लड़ना शुरू किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने फेवरेबल जजमेंट दिया। उन्होंने कहा इतनी सी बात को सरकार नहीं समझ रही है। सिंगल बेंच में जीते, फिर हम डबल बेंच में गए और डबल बेंच में जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ भी हम जीत गए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे पीयूष माथुर साहब जो रिटायर्ड एक्स हाईकोर्ट जस्टिस हैं, और एक आशीष चौबे जी थे, उन्होंने मेरे को सहयोग किया। जब उन्होंने देखा कि मैं कॉज के लिए लड़ रहा हूँ तो वहाँ से वो आरक्षण मिला। और तब से बहुत सारे मुकबधिर और फिर ब्लाइंड बच्चों का एक केस था, नीले सिंघल बना। मध्य प्रदेश शासन ब्लाइंड लोगों के लिए और सभी दिव्यांगजनों के लिए हमारे वरिष्ठ अभिभाषक अनिल त्रिवेदी साहब ने लड़ना शुरू की थी, उसमें उनके साथ मैं गया। आज मध्य प्रदेश में और अब भारत सरकार में इतने सारे पद निर्मित हो गए और बहुत सारे दिव्यांगजन शासकीय सेवा में आ गए। तो एक बड़ा लंबा संघर्ष, मेरी वकालत की पढ़ाई ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जी। और उससे हम स्टार्ट तो हुए थे कि हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाते पढ़ाते इनके राइट्स की बात आई तो अब हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं, हम खुद इनकी लड़ाई लड़ते हैं। और मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे पद चिन्हांकित हो गए हैं। और अब बात यहीं तक नहीं है, इनको गवर्नमेंट जॉब देने के अलावा इन बच्चों की शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षकों के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय में नौसार्प संगठन के थ्रू और माननीय उच्च न्यायालय अभी नई दिल्ली भारत सरकार का जो है नई दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि भारत के हर केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट हो रहे हैं। तो ये वकालत की पढ़ाई हो या पुलिस से संबंधित जो हेल्प मिली हमको इंदौर पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस से, इससे लगातार हम इनको रोजगार अवसर उत्पन्न कराने में सफल हुए। और ये लोग बहुत सारे बच्चे जो है अब गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी संघर्ष भरी लड़ाई है और मैं आपको बताऊं कि ये जिम्मेदारी हमारी भी और समाज की जिम्मेदारी है कि हम इनको एक अपना हिस्सा मानें। ये इंक्लूजन पार्ट है हमारी सोसाइटी का और कोई अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर एज ए स्कूल जो लोग देख रहे हैं या जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को ये बात ज़रूर बताएं कि ये भी हमारी सोसाइटी का उतना ही अहम हिस्सा है जितने कि हम हैं। तो अगर हम इनको अब इस तरह से हम शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सोच बदलेगी और परफॉर्मेंस में जैसा बताया कि कोई अंतर नहीं। इंदौर में एक लड़की है जो नर्स का काम कर रही है जी। इंदौर में आप कई जगह आप जाते होंगे, आज की डेट में आपको दिव्यांग बच्चे बहुत ही काबिलियत के साथ और उतनी ही तन्मयता से और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर पा रहे हैं। तो अब मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि मैडम आपसे पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये जो बच्चे हैं जिनको आप तैयार करती है, तो शुरुआत बहुत कठिन होती है। अगर स्कूल में अगर हम कहीं लेकर जाते हैं, मान लीजिए हम एक स्कूल में हम इस बच्चे का एडमिशन कराते हैं, तो वहाँ ये संभव कैसे होगा? क्योंकि एक बहुत अलग ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जी, हम लोग ने इसके लिए एक ऐसा सेटअप तैयार कर रखा है कि हम सारे बच्चों को सामान्य शालाओं में एडमिट कराते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ से स्पेशल एजुकेटर्स भी भेजते हैं उनके साथ में। मतलब बच्चे जब हमारे सेंटर से स्कूल जाते हैं तो विशेष शिक्षक उनके साथ जाते हैं, क्योंकि सामान्य टीचर जब पढ़ाता है और कहीं पर भी हमारे बच्चे अगर पिछड़ते हैं या उनको समझ में नहीं आता है तो तुरंत वो जो गैप रहता है हम तुरंत उसको फील करते हैं स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से। यानी कि आप यदि कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो एक स्पेशल एजुकेटर भी वहाँ पर आप भेजते हैं साथ में? उस क्लास में 2 टीचर होते हैं हमेशा, एक अच्छा। सामान्य टीचर, एक स्पेशल एजुकेटर। ओके। जो मूक बधिर बच्चों के लिए ट्रेंड है, तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो सामान्य टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन वो टीचर ये ध्यान रखता है कि क्या मूक बधिर बच्चे वही चीज सीख रहे हैं बराबरी से जो वो बच्चे सीख रहे हैं। जी। नहीं है तो वो फोकस होकर उनको तुरंत वो चीज समझाता है कि ये सर ऐसा बोल रहे हैं। साथ में अगर कोई ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है कि वो बोल रहे हैं बच्चों को समझ में आता है, ट्रांसलेट करते हैं, पर कोशिश ये करते हैं कि दोनों बराबर कदम चलते यानी कि उनको कोई सवाल पूछना है टीचर से
तो वो अपने सवाल पूछ सकते जी। हैं वो स्पेशल एजुकेटर के माध्यम जी, से। जी। और जो भी टीचर ने पढ़ाया अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है जी। तो वो स्पेशल एजुकेटर बच्चे को इमीडिएटली गाइड कर देता है। जी, ये तो बहुत आसान हो गया। बहुत आसान है। एक फिर चीज़ तो और इसके बाद- सर मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ और कि बहुत आसान है मूक बधिर बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, बहुत आसान है। देखिए जो टीचर होता है वो सामान्य स्कूल में बोर्ड पर लिखता है, तो आप जब वो बोर्ड पर टीचर लिख रहे हैं जी। तो उसको देखकर उतारना है, तो वो मूक बधिर बच्चा और सामान्य बच्चे दोनों एक साथ ही उतारते हैं। नंबर एक, जब आप कोई काम करते हैं तो नई नई शुरुआत होती है। फिर एक बार मैं उदाहरण बताना चाहूँगा। एक टीचर ने बोला कि मैं डिक्टेशन दे रही हूँ, अब मूक बधिर बच्चा कैसे सुनेगा, नॉर्मल बच्चा जो है वो तो सुन के लिख रहा है। जी। तो फिर हमने एक सजेशन दिया कि आप मैडम एक मूक बधिर और एक सामान्य साथ में बिठाइए, तो जब आप बोल रहे हैं डिक्टेशन दे रहे हैं तो सामान्य बच्चा सुन रहा है, उसके बगल में मूक बधिर बच्चा देख के लगातार कॉपी कर रहा है। इट इज़ एज मच ईजी, तो वो बच्चा पिकअप कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप जब ड्राइंग का कोई कंपटीशन कराते हैं तो सामान्य बच्चों के साथ तो ये ऑलरेडी करते ही करते हैं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कई बार ऐसा हुआ कि मूक बधिर बच्चे बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं सामान्य बच्चों के, तो जो क्लास टीचर है वो सामान्य बच्चों को मूक बधिर बच्चे की कॉपी दिलवाती है कि इससे सीख, इससे पढ़, तो वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि इन बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है जी। सामान्य बच्चों के साथ, वो बहुत अच्छा कॉम्पीट करते हैं। और जैसे मैं बताना चाहूँगा साइंस में डायग्राम्स होते हैं बनाने के लिए, जी। भूगोल में मानचित्र होते हैं बनाने के लिए, तो ये बच्चे इतना अच्छा बनाते हैं। इवन जो मॉडल्स इनको बनाना पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में, तो जो सामान्य बच्चों से ना बनवा के टीचर इनसे कहता है कि इनसे बनवाते हैं, तो ये बच्चे और सिर्फ बोलने सुनने की दिक्कत है, वो भी धीरे धीरे लैंग्वेज सीख जाते हैं। और बहुत आसान है इंटीग्रेशन, कोई बहुत कठिन नहीं है। यानी कि अगर समाज चाहे, जी, लोग चाहें, तो इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं कि शायद ये बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग हैं। जी, ऐसा नहीं है। आप मतलब अगर हम चाहें एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। टीचर लेना चाह रहा है, तो ऐसा कठिन नहीं है समाज के लिए इसको अडॉप्ट करना, इंक्लूड बिल्कुल करना। कठिन नहीं। एक्चुअली सोच ऐसी होना चाहिए, जब हम सोच लेते हैं ना किसी को कि हमको इसको अपने साथ चलाना है तो हम कर सकते हैं। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बात हो रही है और हम साइमल्टेनियसली कोशिश कर रहे हैं कि अगर मूक बधिर बच्चे भी हमारी बातों को सुन रहे हैं तो वो भी समझे। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे और मूक बधिर दिव्यांग बच्चे, तो इनको इंक्लूजन के साथ में काम किया जा सकता है, क्योंकि लोग देख के सीख लेते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, कि एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि सामान्य बच्चों के कंपेयर में जब आप इनको पाते हैं तो क्या लगा आपको इनका मेंटल स्टेटस, इनकी फोकसनेस, और किस तरह से वो, अगर हम बात करें कितना फोकस्ड हैं, कितना इंटेलिजेंसी लेवल की बात करें, जी। उनकी एडाप्टेशन की बात करें, तो क्या पाती हैं आप, कंपेयर करें दोनों बच्चों को? आपको बताओ, इंटेलिजेंस का किसी दिव्यांगता से कोई लेना देना नहीं। इंटेलिजेंट तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बोलता है, चाहे वो देखता नहीं हो, चाहे मूक बधिर हो। तो आईक्यू और इंटेलिजेंस तो एक अलग ही चीज़ है। हाँ, मैं ये बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ कि जो डेफ बच्चे होते हैं, जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं ज़्यादा, वो डिस्टर्ब नहीं होते। अभी आप देखना, एक सामान्य बच्चों की क्लास चल रही है और बाहर से, क्लासरूम के बाहर से कोई बैंड बाजा या कोई बारात जा रही है, तो सारे बच्चों का ध्यान बाहर झांकने में जाएगा कि हम खिड़की में से एक बार देख लें कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन हमारे बच्चे फोकस्ड रहते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, उनको उतना ही ध्यान है कि टीचर पढ़ा रहा है, मेरे को इसको सुनना है या मेरे को इसको समझना है। तो ये सब चीज़ें हमको हमेशा एक अच्छी फीलिंग देती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और इनके अच्छे बिहेवियर से दूसरे बच्चों के लिए रास्ते खुलते हैं, तो वो और भी नए बच्चों को एडमिशन देने के लिए खुश होते हैं। तो मूक बधिर बच्चे ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा ध्यान दे के काम करते हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि इतना कठिन नहीं है नहीं। इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, बहुत ही आसानी से घुल मिल सकते हैं। ज़रूरी है एक इच्छा शक्ति की। हाँ। अगर ये इच्छा शक्ति है तो ये सब कुछ उतना ही आसान है जितना सामान्य बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल, ऐसा ही है। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने इस पूरे शो के लिए समय दिया, और मुझे लगता है कि कम समय में एक बहुत जो मेजर डिस्कशंस था सामान्य बच्चों का और मूक बधिर बच्चों का, इन दोनों की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी
और इनको हम कैसे अपने साथ स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, इस पर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को गया होगा और जो लोग देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन समझने मिलेगा और शायद इसके बाद वो अब एक इंक्लूजन मॉडल में जाने की तरफ हम बढ़ पाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आपने समय दिया इसके लिए। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आज हमने बात किया, क्या सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं? क्या ये समाज में उतना ही जिम्मेदार बन सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं जितना सामान्य बच्चे होते हैं? तो एक बात तो साफ निकल के आई है कि यदि एक इच्छा शक्ति है स्कूल की और हमारी, और मैं आपको बताऊं कि जितना हम अपने राइट्स की बात करते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की बात करें तो हमारी जिम्मेदारी है कि सामान्य बच्चों के साथ इन दिव्यांग बच्चों को भी उसी तरीके का प्यार, उसी तरीके की सोच उनके साथ रखें। इंटेलिजेंस में वो किसी भी तरीके से कम नहीं है, उनकी कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में कम नहीं है। ज़रूरत है केवल हमारे विचार को बदलने की, उनको भी उसी नज़र से देखने की जिस तरह से हम सामान्य बच्चों को देखते हैं। कोई अंतर नहीं है। आज जहाँ भी आप देखें, जिस क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में सामान्य बच्चों की तरह ही ये बच्चे भी अपना झंडा फहरा रहे हैं। तो सीधा सवाल में ये था सवाल कि हम क्या सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चे भी एडजस्ट हो सकते हैं, उसी तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं? पर फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।